हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डियर स्टडी 21 में। जितने भी हमारे दोस्त लोग जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड के बहुत सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, उनका बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टडी 21 में। आज हम लोग झारखंड इतिहास से संबंधित उन सारे पोर्शन को करेंगे जिनसे जेपीएससी और जेएसएससी में लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं आज जो हम लोग बात करेंगे ना, मैं मेरी सारी भी नोट्स जितनी भी नोट्स मैं बनाता हूँ जेपीएससी से रिलेटेड, वो किसी एक बुक पर नहीं। जैसे कि मनीष रंजन जो झारखंड इतिहास के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जेपीएससी के लिए, उड़ान पब्लिकेशन की एक बुक आती है और लूसेंट। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और झारखंड के कोई भी रिलेटेड बुक को इतनी ज़्यादा बुक से ज़्यादा कोई पढ़ते होंगे। तो अलग अलग बुक को आप पढ़ेंगे और मैंने सारे बुक को पढ़ करके टॉपिक की वाइज एक जगह कलेक्ट करके सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डियर स्टडी 21 को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी जेपीएससी के जितनी भी वीडियोज़ होंगी वो आपको मिल जाएगी आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसको जेपीएससी के सिलेबस से लिंक करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है झारखंड की मिट्टी, ये जेपीएससी के सिलेबस में कहाँ है और इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूछा जाता है। 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल जिसमें जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज ईटीसी ये सभी आती है। इनसे आपका 10 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन मतलब 10 दूना 20 नंबर का। ठीक है, पर हर एक क्वेश्चन जेपीएससी के पीटी एग्जाम में 2-2 नंबर का होता है। तो आप देख सकते हैं कि जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज, तो इसी में जो है झारखंड की मिट्टी भी आ जाता है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को करने वाले हैं और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो देखिए आज का नोट्स तैयार है जेपीएससी का और कृष्णा शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद नोट्स तैयार करने के लिए। वो लगातार मेहनत कर रहे हैं 3 बुक्स को साथ में पढ़ करके पार्टिकुलर किसी टॉपिक पे नोट्स बनाना रियली बहुत आसान काम नहीं है। कई बार इरिटेशन भी होता है कि हम बुक से ही पढ़ लेंगे, लेकिन चूँकि नोट्स को बनाने के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू कर रहे हैं झारखंड की मिट्टी। और इससे पहली वीडियोस जो थी मेरी झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में, तो जिन्होंने नहीं देखा है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। झारखंड की मिट्टी, तो झारखंड में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी मिट्टी है? तो उसमें से एक लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, अभ्रक युक्त लाल मिट्टी है। ठीक है, इस तरह की मिट्टी है। तो सबसे पहले हम लोग हर एक मिट्टी को टॉपिक वाइज करके थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं और इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो आप बिंदास होकर के पढ़िए, बिंदास होकर के देखिए। ठीक है, देखिए तो झारखंड में अगर सर्वाधिक बात करेंगे सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूँ। ठीक, सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। लगभग 90% झारखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी लाल क्यों होती है या फिर इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? लाल मिट्टी में लोहे की अंश मतलब आयरन की अंश जो है बहुत ज़्यादा होती है। इसी के साथ मैग्नीशियम फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, इन सब की कमी होती है लाल मिट्टी में। क्योंकि ह्यूमस, नाइट्रोजन ये सब क्या है? ये सब फसल के पैदावार को बढ़ाता है, मतलब किसी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उर्वरा शक्ति, मतलब उसको प्रोडक्टिव बनाता है। तो इन सब की कमी होती है लाल मिट्टी में। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि लाल मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो लाल मिट्टी जो है वो आकियन क्रम की चट्टानों से, जैसे कि नीस ग्रेनाइट से रूपांतरित हो गई है। और इन्हीं चट्टानों के अपर्दन मतलब जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं तो इनके डिकम्पोजिशन से मतलब क्षरण से लाल मिट्टी का निर्माण होता है। तो आपसे निर्माण नहीं पूछा जाएगा, आपसे कौन कौन सा क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाएगा? तो लाल मिट्टी झारखंड में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। लाल मिट्टी में लोहे की अधिकतम अंश पाई जाती है और मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस इन सब की लाल मिट्टी में कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लाल मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाता है झारखंड में? तो छोटा नागपुर का पठार, रांची, पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह ये सभी इंपॉर्टेंट साइट्स है। ऐसा नहीं कि इनके अलावा और कहीं नहीं पाया जाता है, लेकिन ये सभी वैसे क्षेत्र है जहाँ पर मैक्सिमम एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार, रांची, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और गिरिडीह जिले में। ठीक है,
हम लोग देखते हैं अब्रक मूलक लाल मिट्टी, तो हजारीबाग और कोडरमा, कोडरमा जहाँ पर माइनिंग खनन का कार्य बहुत बड़े क्षेत्र पर किया जाता है, इस क्षेत्र में अब्रक मूलक लाल मिट्टी पाई जाती है, मतलब लाल मिट्टी में अब्रक मिला हुआ रहता है। ठीक है, अगर लाल काली मिश्रित मिट्टी का बात करें, मतलब लाल और काली मिट्टी मिला हुआ, तो ये आपका सिंहभूम और धनबाद क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, धनबाद जिला है। लाल मिट्टी का पीला होना, कई बार लाल मिट्टी धीरे धीरे हल्का हल्का पीला का रंग ले लेता है, वो कौन से कारण, तो वो खनिजों के अंश के कारण। लाल मिट्टी में बहुत सारे खनिज के अंश पाए जाते हैं, जिसके कारण वो कभी कभी हल्का सा पीलापन टाइप का दिखाई पड़ता है। कृषि के दृष्टि से कम उपजाऊ वाली मिट्टी कौन है, लाल मिट्टी है, मैंने बताया, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमस, इन सभी तत्वों की कमी होती है, जो किसी भी मिट्टी को उपजाऊ बनाने में काफ़ी सहायता प्रदान करती है। तो ऐसे तत्वों की लाल मिट्टी में कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में अधिकतम कौन सी फसल उगाई जा सकती है, तो वो कौन है, बाजरा है। ठीक है, लाल मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, तो दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र, इसके साथ साथ राजमहल के उच्च भूमि को छोड़कर संपूर्ण छोटानागपुर में ये पाई जाती है। मतलब अगर हम लोग दो रीजन को छोड़ देंगे, दामोदर घाटी वाला क्षेत्र और राजमहल का ऊंचा क्षेत्र, तो इसके अलावा संपूर्ण छोटानागपुर मतलब संपूर्ण झारखंड क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है। आपको मैंने बताया कि लाल मिट्टी झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है, लगभग 90% झारखंड में ये मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी लाल क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया क्योंकि इसमें आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा होता है, तो आयरन ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता के कारण लाल मिट्टी लाल होता है। ठीक है, बॉक्साइट क्या होता है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, मतलब बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होता है, मैंने आपको बताया क्योंकि ये मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है। तो क्यों नहीं होती है, क्योंकि पीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी। तो आप बस एक ही बात याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है, लाल मिट्टी है, और सबसे कम उपजाऊ वाला मिट्टी यही है। मतलब झारखंड का जो क्षेत्र है वो कृषि के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ की मिट्टी उपयुक्त नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि मिट्टी में बहुत सारे तत्वों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, जो किसी भी मिट्टी के लिए उसकी उपजाऊ शक्ति में बहुत बड़ा रोल निभाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको लाल मिट्टी के बारे में सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगी, कौन कौन से क्वेश्चन उससे आएंगे, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे क्या है, काली मिट्टी, काली या इसको रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। ये कैसे बनता है, तो देखिए बेसल्टिक चट्टान के ऋतुचरण, मतलब बेसल्टिक जो चट्टान होते हैं ना, ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और इनके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगर बात कीजिएगा लाल मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, जैविक पदार्थ, फास्फोरस, अम्ल, पोटास, कायोलिन, मतलब अगर देखेंगे आप नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जैविक पदार्थ, ये सभी फिर से वैसे पदार्थ है, वैसे तत्व है, वैसे एलिमेंट है जो किसी भी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए उसकी सहायता करते हैं। तो काली मिट्टी में भी इन सब की कमी पाई जाती है। तो आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काली मिट्टी भी बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है यहाँ की कृषि के लिए। तो काली मिट्टी में कौन कौन से मुख्य फसल उपजाए जाते हैं, तो कपास, धान, चना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपास तो काली मिट्टी में ही उपजाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसकी प्रोडक्टिविटी यहाँ होती है। इसके साथ साथ धान और चना भी काली मिट्टी में उगाया जाता है। काली मिट्टी कौन कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है, तो राजमहल का ट्रैप, पहाड़ी, राजमहल का ट्रैप और पहाड़ी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में जब भी पानी पड़ता है तो ये थोड़ी सी क्या होता है, चिपचिपा हो जाता है। मतलब काली मिट्टी में पानी सोखने का जो क्वालिटी होता है वो बहुत कम होता है, ये पानी बहुत कम मात्रा में सोख पाता है, जिसके कारण से काली मिट्टी में अगर थोड़ी सी भी पानी पड़ती है तो ये चिपचिपी बन जाती है। हमने लाल मिट्टी और काली मिट्टी को देख लिया, दो टाइप की मिट्टियों को। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की लेटेराइट मिट्टी को। लेटेराइट मिट्टी जहाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाता है। जैसे अगर बात करें तो झारखंड में नेतरहाट और पूर्वी सिंहभूम का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रहता है और यहाँ पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगर झारखंड के 3 क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन से हैं, पाट क्षेत्र जो नेतरहाट वाला क्षेत्र है, राजमहल पहाड़ी मतलब झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र, और पूर्वी सिंहभूम, ये वैसे क्षेत्र है जहाँ पर लेटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगर बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी में अधिक अत्यधिक क्या होता है, तो उसमें एल्यूमिनियम, लोहा का मिश्रित, मतलब एल्यूमिनियम और लोहा जो है का मिक्सचर होता है काली लेटेराइट मिट्टी में बहुत ज़्यादा। लाल मिट्टी लेटेराइट मिट्टी में क्या नहीं पाया जाता है, तो नाइट्रेट और पोटास इसमें नहीं पाया जाता है।
मुख्य रूप से लेटेराइट मिट्टी में जो फसलें उगाई जाती है वो धान, गन्ना, लगभग सभी जो मोटे अनाज होते हैं जैसे कि गेहूँ वगैरह, बाजरा वगैरह, ये सभी लेटेराइट मिट्टी में उपजाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता से क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप होता है। मतलब जब मानसूनी जलवायु और जब वायु में मतलब हवा में आर्द्रता की मात्रा रहती है साथ ही शुष्कता की, तो धीरे धीरे एक क्रमिक परिवर्तन से मतलब बहुत लंबे समय अंतराल में धीरे धीरे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसी परिस्थितियों में होता है। ठीक है। लेटराइट मिट्टी में अगर मुख्य फसल की बात करेंगे तो मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी में धान की खेती की जाती है। इसके बाद जो हमारी अगली टाइप है वो कौन है? रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी को आप रेत या बालू बोल सकते हैं, तो इसको बलुई मिट्टी भी कहा जाता है। दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है झारखंड में, यहाँ पर ये मुख्य रूप से पाया जाता है क्योंकि बलुआ पत्थर, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर पाया जाता है। और इसी बलुआ पत्थर के धीरे धीरे टूटने पर छोटे छोटे कणों में, मतलब जब मृदा का अपरदन होता है ना, चट्टान टूटते हैं, तब वहाँ से बलुई मिट्टी का या रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। अगर हम लोग बात करें रेतीली मिट्टी में कौन कौन से मिट्टी के रंग होते हैं, तो धूसर और पीला रंग का ये होता है। इसके साथ ही हजारीबाग और धनबाद का जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहे की अंश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है और चूना और ह्यूमस का इस मिट्टी में कमी होता है। ठीक है। तो आपने देख लिया रेतीली मिट्टी। रेतीली मतलब बालू, बालू कहाँ होगा? नदी में। तो दामोदर नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर उनके चट्टानों के धीरे धीरे टूटने से बलुई मिट्टी मतलब रेतीली मिट्टी का निर्माण होता है। रेतीली मिट्टी हजारीबाग और धनबाद का जो क्षेत्र है जहाँ से दामोदर नदी मुख्य रूप से गुजरती है, इस क्षेत्र में आपको ये देखने को मिलेगा। इसके साथ ही इस मिट्टी में लोहे की अधिकतम मात्रा होती है, चूना और ह्यूमस की कमी होती है। अब हम लोग देखेंगे झारखंड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी दो टाइप की होती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर क्या होता है? खादर मिट्टी जो नई मिट्टी होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। और बांगर जो पुरानी मिट्टी होती है उसको हम लोग बांगर मिट्टी कहते हैं। तो देखते हैं पहले खादर मिट्टी। नई मिट्टी को कहा जाता है, ये कम उपजाऊ होता है। नया नया मिट्टी क्या होगा? कम उपजाऊ होगा क्योंकि ये नवीनतम होता है। इसके साथ अगर बांगर मिट्टी की बात करेंगे तो ये पुरानी मिट्टी होती है और ये ज़्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये पुराना होता है। तो उम्मीद है आपको खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। झारखंड में जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो साहेबगंज के उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है, झारखंड का उत्तर पूर्वी क्षेत्र जहाँ पर खादर मिट्टी पाया जाता है, पाकुड़ वाला क्षेत्र झारखंड का उत्तरी सीमांत जो बिहार से सटा हुआ है। झारखंड के उत्तर में कौन है? बिहार है। तो उत्तरी क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसके साथ ही नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी भी होती है। इसमें मुख्य रूप से धान की खेती की जाती है। ठीक है। हम लोग अपने वीडियो के अंतिम चरण में हैं। झारखंड की मिट्टी बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं रहेगा। आप बहुत कम समय में वीडियो को देख सकते हैं और बार बार इस तरह से रिवीजन करते रहिए, अपना नोट्स बना लीजिए। मेरा ये शॉर्ट नोट्स तैयार है। झारखंड में अगली जो मिट्टी है वो कौन है? अभ्रक प्रधान मिट्टी। ये अंतिम प्रकार है मिट्टियों का झारखंड में। अभ्रक प्रधान मतलब मिट्टी में मुख्य रूप से क्या पाया जाएगा? अभ्रक पाया जाएगा। अभ्रक के अपक्षय के कारण अभ्रक प्रधान मिट्टी बनी है। मतलब जब अभ्रक की मात्रा मिट्टी से मिल गई है तो वो मिट्टी जो है अभ्रक युक्त हो गई है। हजारीबाग, कोडरमा और झारखंड के मध्य भाग में ये पाई जाती है। सबसे अधिक अगर बात करेंगे तो ये हजारीबाग, कोडरमा और झारखंड के मध्य मतलब इन्हीं क्षेत्रों पर अभ्रक प्रधान मिट्टी पाई जाती है। झारखंड के कौन सा प्रदेश में चमकीली मिट्टी पाई जाती है? तो वो हजारीबाग का ही क्षेत्र है। धातु प्रधान मिट्टी पाई जाती है पश्चिम सिंहभूम में क्योंकि यहाँ पर मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धातु ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं। इसके साथ ही अभ्रक मूलक मिट्टी का अगर हम लोग रंग की बात करेंगे तो ये हल्का गुलाबी रंग का होता है और कुछ कुछ स्थानों पर ये गर्मी के कारण पीला भी हो जाता है। मिट्टी के चलिए कुछ स्थानीय नामों की बात करते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी जो होती है इसको हम लोग कहीं कहीं चीटा माटी भी कहते हैं, आप सुने होंगे। इसके साथ साथ अन्य बहुत सारे नाम हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये स्थानीय नाम है। मतलब मिट्टी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, भूमि का स्थानीय नाम। टाड़ और दोन, ये झारखंड आप इतिहास झारखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो ये दो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाड़ का मतलब क्या होता है? जो ऊंचा वाला क्षेत्र होता है ना, ऊंचा वाला क्षेत्र, थोड़ा सा ऊंचा वाला क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टाड़ बोलते हैं। ठीक है। और दोन क्या होता है? दोन थोड़ा सा निचला वाला क्षेत्र होता है, निचला वाला क्षेत्र। आप मान लीजिए इस तरह का कोई क्षेत्र है, तो ये जो क्षेत्र होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे टाड़ क्योंकि ये ऊंचा पर है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग दोन बोलेंगे। ठीक है। टाड़ को
बिहार, भीठा ये सब नामों से पुकारा जाता है। इसके अलावा दोन को गाढ़ा, बहियार, घोघरा ये सब नामों से हम लोग दोन को पुकारते हैं। तो ये झारखंड की मिट्टी के बारे में जानकारी थी जो आपने बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट देखी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। हमारे साथ बने रहिए डियर स्टडी 21 के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। पढ़ाने का तरीका यही होगा, जिस किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाएगा उसको जेपीएससी के सिलेबस से लिंक करेंगे। जेपीएससी के अलावा अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जेएसएससी या फिर अदर झारखंड के एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेरी वीडियोस आपके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ। आप उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो झारखंड से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।